हाँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए इंटर नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं और अब वो न्यू सिलेबस पे सीए इंटर मई 2024 में अपीयर करने वाले हैं। तो बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर लगभग लगभग 6 बातें मैं करने वाला हूं। कौन कौन सी बातें कवर होगी एक बार देख लेते हैं कि भाई सीए इंटर जो लॉ का सब्जेक्ट है, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस पे क्या फर्क है, ये बात इस पे होगी। कारण क्या होता है फेलर का, दो हिस्सों में मैंने उसको डिवाइड किया है, प्राइमरी रीजंस और सेकेंडरी रीजंस, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि मई 2024 को प्रिपेयर करने के लिए। मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे से आप बहुत पूछ रहे थे, उसकी सारी डिटेल इसी वीडियो में रहेगी। जो तीसरे वाले पॉइंट में कवर करेंगे उसके एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे से बात करेंगे। फिफ्थ, क्या आपको इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल करना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरे कि भाई मेरे एनरोलमेंट चाहिए क्या, मेरे बैच में कोई भी फैकल्टी आपको पसंद हो इस लॉ के सब्जेक्ट की, क्या आपको एनरोल करना चाहिए क्या फास्ट ट्रैक बैच में, ये पांचवा पॉइंट रहेगा। और छठा, कि अगर आप किसी की भी फास्ट ट्रैक क्लास ले रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की ले रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की ले रहे हो, नॉट अबाउट लॉ, आप लॉ की कोई सी फास्ट ट्रैक क्लासेस ले रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपका क्या फैक्टर्स होना चाहिए किसी भी एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक बैच को चूज करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो अपनी थी कि भाई ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस पे क्या फर्क है। तो राजा मैं बताना चाहता हूं, जो ओल्ड सिलेबस था उस पे जैसे आपको पता है कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर हमारे पास 10 चैप्टर थे जो कि सेक्शन 1 से लेके 148 तक खत्म हो जाते थे। मैं नए सिलेबस की बात करूं तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 जो है ये तो एज इट इज इंटैक्ट है। ऐड क्या हुआ है कॉर्पोरेट लॉ में न्यू सिलेबस पे, एक चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर 22 आपके सिलेबस का नहीं, कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 22 है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका सेक्शन कवरेज होता है 379 से लेके 393 ए, ये एक चैप्टर ऐड हुआ। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसको हम कॉर्पोरेट लॉ का ही हिस्सा मान रहे हैं न्यू सिलेबस पे आपकी मॉड्यूल के हिसाब से। और ये एलएलपी वो नहीं है जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। हाँ, फाउंडेशन में जो पढ़ा था वो उस पे है, बट उसके अलावा काफी चीजें हैं जो आपने फाउंडेशन पे एलएलपी पे नहीं पढ़ी है। तो एलएलपी में मर्ज सिलेबस है, कुछ फाउंडेशन का कुछ इंटर का। एलएलपी वैसे तो अपने आप में काफी अच्छा वास्ट प्रोविजंस कवर करता है, बट आपको फाउंडेशन वाली चीजें तो है ही है और इंटर की भी कुछ चीजें हैं। ऑनेस्टली अगर बोलूं, वेरी फेयरली, 50% चीजें फाउंडेशन की है और 50% चीजें जो न्यू है जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अब बात करें कि टोटल चैप्टर कॉर्पोरेट लॉ में, तो भैया ओल्ड सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ में टोटल 10 चैप्टर थे। नए वाले सिलेबस में क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 10 के अलावा 2 ऐड हुए, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए, 12 चैप्टर। अब बात करते हैं अदर लॉ की। तो अदर लॉ में आपको पता है ओल्ड सिलेबस में ये 4 चैप्टर थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, जनरल क्लॉजेस और आईओएस यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नए सिलेबस के अंदर आपका ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों आज भी नए सिलेबस में, ये देखो जीसीए, आईओएस और फेमा, ये जो है ये नया ऐड हुआ जो आपके पास पहले नहीं था। तो अगर बात करें तो अदर लॉ में ओल्ड सिलेबस पे 4 चैप्टर थे, न्यू सिलेबस पे 3 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर्स की बात करें इन सब्जेक्ट, तो भाई साहब ओल्ड में टोटल थे 14 चैप्टर, 10 कॉर्पोरेट लॉ के और 4 अदर लॉ के। अगर आप नए सिलेबस में आते हो तो भाई साहब 12 हो गए कॉर्पोरेट लॉ के और 3 हो गए नए अदर लॉ के, यानी कि फेमा को मिला के तो 15 चैप्टर हो गए। तो सर एडिशनल चैप्टर में क्या डिफरेंस है ओल्ड और न्यू में, तो भैया एडिशनल चैप्टर ऐसे हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी और फेमा, ये एडिशनल है। तो 15 में से जो नए हैं, नए वाले जो आपने कभी ओल्ड सिलेबस नवंबर 23 में नहीं पढ़े, वो ये 3 हैं। ठीक है सर, यहां तक की बात अपने को समझ में आई। अब ये डिफरेंस जो आपको आमतौर पर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो आपको मदद भी करेंगे कि क्या आपको नए सिलेबस की रेगुलर क्लास लेनी चाहिए कि क्या आपको नए सिलेबस का फास्ट ट्रैक क्लास लेना चाहिए। एंड निश्चिंत रहिएगा, जो पीडीएफ आपके सामने मैं पेश किया हुआ हूं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आपके फर्दर रेफरेंस के लिए ये आपको काम आए। अब बात करें अगर फ्रेमवर्क सिलेबस की, तो राजा देखो ओल्ड सिलेबस जो था उस पे जो सिलेबस का फ्रेमवर्क था,
सेक्शन दिए थे, लिमिटेड रूल्स यानी कि रूल्स आपको कम दिए जाते हैं। आमतौर पर जो सीएस वाला स्टूडेंट होता है उसको बहुत एग्जॉस्टिव होता है कंपनी लॉ, पूरा सेक्शन रूल्स भर के, प्रोसीजर भर के। बट व्हेन वी कम टू सीए इंटर, और खास तौर पे जब ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, तो सेक्शंस होते थे, लिमिटेड रूल्स होते थे, लिमिटेड प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता था। यानी कि कोई भी चीज आपको करना है कि भाई आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो प्रोसीजर है तो लिमिटेड है। एक्चुअल में प्रोसीजर बहुत लंबा होता है बट लिमिटेड लिमिटेड होती थी। यहां पे नए सिलेबस पे सेक्शन तो है ही, जो स्कोप है रूल का वो एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि रूल्स थोड़े से बढ़ा दिए गए। हर सड़ी सड़ी सी बातें पे रूल्स बढ़ा दिए। कैसे, नीचे एग्जांपल दिया हुआ हूं। और आपका जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, प्रोसीजर आपको ज्यादा दे दिया गया न्यू सिलेबस पे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप खुद आधे घंटे का समय निकालें, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस की मॉड्यूल के कुछ 50 पन्ने बस आप पलट लें, तो आपको खुद ब खुद ये फर्क पता चल जाएगा। अब अगर बात करूं अप्रोच ऑफ सिलेबस की, ओल्ड सिलेबस जो था ना, उस पे जो पूरा आपका लॉ का सिलेबस था वो सेक्शन बेस्ड था। आप सेक्शन सेक्शन पढ़ते थे, एकदम टुच्चू टुच्चू से रूल, प्रोसीजर तो ना के बराबर था। तो थोड़ा सा ना अप्रोच इजी हो जाती थी कि यार सेक्शन ही पढ़ना है, रूल्स में तरह तरह की बातें, तरह तरह की लिमिट, तरह तरह के एग्जेम्पशंस, रिलैक्सेशंस, कि गवर्नमेंट कंपनियों का तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो वैसा होगा, ये बातें कम थी। लेकिन न्यू सिलेबस में सेक्शन तो है ही, रूल भी है, प्रोसीजर बेस्ड सिलेबस हो गया ये थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सारी चीजें। डिटेलिंग की बात करूं तो क्योंकि यहां पे सारी चीजें लिमिटेड थी, तो डिटेलिंग टेक्निकली डेप्थ कम था। लेकिन मैं अगर जाऊं तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ बातें लिखी है जो आप 50 पन्ने पलटाएंगे तो दिखेगा। अब डिटेलिंग क्या, एग्जम्पशन, रिलैक्सेशन, प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, आईएफएससी कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, हर सेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट कंपनी को तब नहीं लगेगा जब ऐसा होगा, ये प्राइवेट कंपनी को तब नहीं लगेगा जब ऐसा होगा, फलाना प्रोविजन आईएफएससी को नहीं लगेगा बाकी को लगेगा। ये जो डिटेलिंग है रूल्स के अंदर, ये छोटी 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 जगह न्यू सिलेबस में बढ़ा दी गई है, जो आपके ओल्ड सिलेबस में डिटेलिंग, टेक्निकलिटी, डेप्थ नहीं थी। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्दर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर लेना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स का आता था और अदर लॉ आता था 40 मार्क्स का। नए सिलेबस में बात करूं तो कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का है और अदर लॉ 30 मार्क्स का है। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आमतौर पर फैकल्टी कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा ध्यान देती है, अदर लॉ में जय माता दी रहता है, ऊपर ऊपर से उड़ा दिया जाता है। भाई हमारा तो अदर लॉ हम पहले मजबूत कराते हैं, द रीजन भी ओल्ड सिलेबस में भाई 4 चैप्टर थे, तो 10 मार्क्स का एक आता था, यानी कि आप 4 चैप्टर कर रहे हो तो आपका 40 मार्क्स सिक्योर होता था। और कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप 10 चैप्टर कर रहे हो तो जाके आपका 60 मार्क्स आता था। इस बार भी हमने भर भर के अदर लॉ, अगर बात करूं न्यू सिलेबस की, फेमा, जीसीए, आईओएस, ऐसा डिटेल में पढ़ाया, इतनी बार रिवीजन कराया जिसकी कोई सीमा नहीं। आपका अगर कोई रेगुलर क्लास में होगा हमारे मई 24 वाले में, आप उससे रिव्यू ले सकते हैं। और अगर रेगुलर क्लास वाला सुन रहा होगा, भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कि अपन ने कैसे पढ़ा है फेमा को, कैसे पढ़ा है जीसीए को, और कैसे पढ़ा है अपन ने आईओएस को। ट्रस्ट मी, बेयर एक्ट खोल के छिल छिल के एक एक चीज पढ़ा के लिया और 4 बार रिवीजन क्लास पे, और पूरा फेमा होने के बाद अलग से रिवीजन लेक्चर अलग दिया जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 70 मार्क्स तो है, तो ध्यान देना ही है भाई। कॉर्पोरेट लॉ तो ध्यान देना ही, अदर लॉ में हम कूट कूट के ध्यान देते हैं, क्योंकि 3 चैप्टर पढ़ोगे तो 30 मार्क्स आ जाएंगे, वहां कॉर्पोरेट लॉ में 12 चैप्टर पढ़ोगे तो 70 मार्क्स आते हैं। तो हम अदर लॉ में और ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि पैरेलली जितना कॉर्पोरेट लॉ में ध्यान दे रहे हैं ना, उससे एक कदम ज्यादा अदर लॉ में देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ तो यूं भी पढ़ना है। अदर लॉ में भाई 3 चैप्टर पढ़ के 30 मार्क्स है, कॉर्पोरेट लॉ में 12 पढ़ के 70 है, तो 30 मार्क्स में थोड़ा सा और मजबूती डालते हैं कि भाई ये तो सिक्योर ही रहे। पैरेलल लेवल से भी ऊपर पढ़ाते हैं अदर को, और आमतौर पर अदर को सब नजरअंदाज करते हैं, अपन नजरअंदाज नहीं करते, ना पहले ना अभी। जो रेगुलर क्लास लिया होगा उसको तो ये बात पता ही है। आगे बढ़ते, बात करते रीजन ऑफ फेलर की, जो अपना सेकंड पॉइंट था कि क्यों आप फेल होते हो भाई साहब। मोटे मोटे ये 4 रीजन है, ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से आप लॉ के पेपर में फेल होते हो। पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो भाई फिर जाने दो, इंस्टीट्यूट तो मसाला देखता है भाई। पूरा इंटर का पेपर उठा के देख लो, पूरा मसालेदार पेपर है, घुमा घुमा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन देके रखा हुआ है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, रट रट के पास हुए हो, ऊपर ऊपर से पढ़े हुए हो, तो भैया दिक्कत तो आएगी। अब चलो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कमांड नहीं है लैंग्वेज के ऊपर। ये कब होता है, जब आप कोई ऐसे फैकल्टी को चूज करते हो जो आपको
कम समय में सारी चीजें कराने की कोशिश करेगा कि मैं आपको इतने में इतना करा दूंगा, इतने पेजेस में मैं आपकी इतनी चीजें करा दूंगा। तो भाई साहब कमांड नहीं आने वाला हमारे लैंग्वेज में। हम अब देखो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देख लो तुम, क्या है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में? बेयर एक्ट से कुछ चीजें अलग है क्या? बेयर एक्ट ही है, बट जानबूझ के उसमें बेयर एक्ट का वो डाल के थोड़ा सा हेडिंग बोल्ड कैपिटल करके एनालिसिस डाल के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, हो गई भैया वो मॉड्यूल हो गई। अरे भाई साहब हम बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं, बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं और बोल देते हैं मॉड्यूल में खोज के दिखा देना क्या चीज कवर नहीं है करके। तो जब आप बेयर एक्ट से पढ़ते हो तो मॉड्यूल में भी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, बट थोड़ा सा बोल्ड कैपिटल एनालिसिस डाल दिया तो लगता है नहीं नहीं यार ये इंस्टीट्यूट ने थोड़ा संभाल के दिया। एक बार खोल के तो देखो कि बेयर एक्ट और इस पे कोई अलग लैंग्वेज है क्या। तो बेयर एक्ट से अपन जब पढ़ाते हैं तो मॉड्यूल की चीजें तो ऑटोमेटिक कवर हो जाती है, और साथ साथ में कमांड आ जाता है लैंग्वेज के ऊपर, एक एक सबसेक्शन आपको दिखते हैं, हाँ ऐसा है करके। जिसको बेयर एक्ट नहीं पता भैया, जो लॉ मेकर जैसे बनाते हैं ना एज इट इज, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। तीसरा लैक ऑफ रिवीजन। अब भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कमांड भी आ गया है, रिवीजन नहीं करोगे तो धूल तो जमेगी, और धूल जमेगी तो भाई नहीं लिख पाओगे। लास्ट आता है कि भाई ये सब अगर आपका हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कमांड है, रिवीजन भी बेहतरीन करके रखा है, अब आंसर लिखना ही नहीं आता। क्यों आंसर ना लिखने का कारण ये नहीं कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है, जिस व्यक्ति को कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कमांड आ गया ना, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? कमांड लैंग्वेज में आ गया तो वोकैब डेवलप हो जाती है लॉ की, और ऑटोमेटिकली अपन लिखना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर द 4 मेजर रीजन जिसकी वजह से आप फेल होते हो लॉ में। अगर ये है, आपकी सारी चीजें बराबर है, आपको कोई नहीं रोक सकता पास करने से। सेकेंडरी रीजंस में आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, प्राइमरी रीजन का एक भी टिक आपका नहीं लग पाता है तो सेकेंडरी में तो आना ही मत भाई, पहले प्राइमरी सुधारो। सेकेंडरी में तब आना जब आपका प्राइमरी हो जाता है। सेकेंडरी आप एग्जाम्पल याद कर लेते हो, टीचर ने भी क्या किया, एग्जाम्पल बता दिया, प्रोविजन में ज्यादा पकड़ बताई नहीं कि कैसे लिखना है क्या करना है, तो आप एग्जाम्पल याद कर लेते हो, प्रोविजन को छोड़ देते हो। उल्टा करते हो भाई, प्रोविजन याद करो, एग्जाम्पल को सिर्फ एक बेस के लिए रखो। दूसरा, आपका एक कंफर्ट स्टेटमेंट होता है, लिखना कैसे बस वो नहीं पता, बाकी सब आता है। अरे तो भैया वही तो करना है एग्जाम में, अगर वही नहीं आता तो क्या आता है? ये कंफर्ट स्टेटमेंट छोड़ दो। अगर ये कंफर्ट स्टेटमेंट आप अपने आप को दे रहे हो कि भाई मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मेरे को ना सब समझ में आया है, बस लिख नहीं पाता हूं, तो भाई साहब आप जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज है जो अल्टीमेटली लिखना है वही नहीं आता, तो सीरियस हो जाओ। कंफर्ट स्टेटमेंट मत दो अपने आप को, बाहर निकलो उससे और लिखना शुरू करो। सही मेंटर खोजना शुरू करो जो आपको लिखना सिखाए ढंग से। तीसरा, हमेशा आप नजरअंदाज कर देते हो सेक्शन की इंपॉर्टेंस को, कीवर्ड और की फ्रेजेस। भाई साहब कट टू कट कोई भी नहीं लिख सकता, आपको वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि यार इस सेक्शन में क्वेश्चन आया ना, तो ये कीवर्ड और ये की फ्रेजेस मेरे को लिखना है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आगे पीछे की चीजें मैं बना लूंगा। तो यू मस्ट हैव अ स्किल ऑफ असर्टेनिंग कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस, और सेक्शन याद रहने चाहिए। सेक्शन को याद कैसे करे, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, भाई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने सही तरीके से उस सेक्शन को पढ़ा है, वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाता है एक बार रिवीजन करने के बाद। तो एक राइट अप्रोच अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके सवाल ही नहीं आएंगे सारे कि सर सेक्शन याद कैसे करूं, कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करूं, अपने आप पता चलेगा। बैठ तो सही, एनालाइज कर तो सही, थोड़ा सा समय दे तो सही। आपको स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, इसलिए ये सारी चीजें आपको तकलीफ करती है। फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि कभी कभी इंसान कंक्लूजन में आंसर कुछ भलता ही लिख रहा है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आप आंसर में कंक्लूजन में कुछ लिख रहे हो। भले आपने प्रोविजन सही लिखा है, कंक्लूजन आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन पूछा है, मार्क्स काटेगा और सब्सटेंशियल मार्क्स काटेगा। लास्ट, जब आपको कोई कंप्लीट आंसर नहीं पता, डाउटफुल है, तो हैक्स, डिप्लोमेटिकली आंसर कैसे करें, डिप्लोमेटिक आंसर कि भाई चल 5 मार्क्स का तो 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स तो दे दे, इस प्रकार के आंसर कैसे लिखे जब नहीं आता है। ये एक प्रॉपर क्लास में संपूर्णता के साथ समझ में आती है सारी चीजें। तो दिस आर द सेकेंडरी रीजंस। कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि भाई अपने को इस तरीके से एग्जाम निकालना है जो रेगुलर बेसिस पे अपने को समझ में आता है। दिस आर सेकेंडरी रूल्स। अब बात आती है, अगर इन सारी चीजों से ओवरकम करना है, अगर आपके ऊपर के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, अगर ऊपर का ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि न्यू और ओल्ड सिलेबस में क्या फर्क है, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, और आपका जो लगातार इंक्वायरी था कि सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच आएगा क्या, तो ये सारी डिटेल है एग्जाम ओरिएंटेड बैच की। हम 22 जनवरी
यानी कि मंडे से 22 जनवरी मंडे से हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव रहेगा, साथ साथ में रिकॉर्डेड रहेगा, यानी कि अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हो लाइव अटेंड करो, आप अगर इसका रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो आप रिकॉर्डिंग करो। सर प्राइस में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। 5000 रुपीज का प्राइस है। 4999 भी नहीं किया है, बुद्धू बनाने की कोई आदत नहीं है। जो है सामने आपके सामने, लाइव भी है रिकॉर्डिंग भी है। आपको लाइव देखना लाइव देखो, लाइव आप नहीं देख पा रहे हो 100% बैकअप मिलेगा 1.5 व्यूज के साथ। 5000 रुपए की इसकी प्राइस है। 35 से 40 दिन ये बैच चलने वाला है। 2.5 घंटे अपन रोज पढ़ेंगे। 80 से 100 घंटे के अंदर इस बैच को मैं कंक्लूड करूंगा। सर आपका रेगुलर बैच कितने समय में होता है? लास्ट बैच हमने 180 घंटे पढ़ाया है, 89 लेक्चर्स है उसके, ईमानदारी से। तो 180 घंटे में, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है तो हम इसको 80 से 100 घंटे में खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। और 80 मिनिमम है, मैक्सिमम 100 है। वरना इसे प्रयास करेंगे तो प्रयास का मतलब ये नहीं कि 100 का 120 हो जाएगा। मिनिमम 80, मैक्सिमम 100 घंटे के अंदर हम इसको खत्म करेंगे। तो सर कॉम्प्रोमाइज कर दोगे क्या इस बैच को? आप इतना कम पढ़ाओगे तो नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिखा हुआ है। रेगुलर क्लास पे अपन क्या करते हैं, जब ऑडिटर के बारे से बात कर रहे हैं तो 4 ऑडिटर के एग्जांपल ले लिए। रिलायंस का ऑडिटर ये होता है, वो इतनी फीस चार्ज करता है, वो ऑडिट कैसे करता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं ताकि एक फ्लेवर, एक थीम आए, आपको इंटरेस्ट बना रहे एकदम। यही चीज हम थोड़ी सी ट्रिम डाउन कर देंगे कि भाई वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, अभी पास होने के लिए क्या जरूरी है, बस उतना ही चलेगा। तो आपका जो एकेडमिक कंटेंट है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, वो कोई भी कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो उसके अलावा हम रेगुलर चीज में, रेगुलर क्लास में करते थे, वो हम यहां पे ट्रिम डाउन करेंगे। रेगुलर क्लास में हमने 5 राइटिंग प्रैक्टिस की, तो आपको हमने 2 लिखवा दिया। आपने डिमांड किया तो 3 और करा दिए, तो 2 का ट्रिम डाउन हो जाएगा। जो 3 करवाएंगे वो इतना प्रैक्टिकल टेक्निकल वाला कराएंगे कि वो जो 2 हमने नहीं करा वो आपको ऑटोमेटिक बनेगा। तो सरल शब्दों में कंक्लूड करूं तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच का मतलब ये नहीं है कि हमने कंटेंट कॉम्प्रोमाइज करके रखा है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, ना एक कम ना एक ज्यादा, उतना ऑप्टिमम बैच ये रहेगा। कहीं से भी आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि अरे यार ये तो उड़ गया, ये तो जल्दी में हो गया, ये तो घास कटे टाइप का हो गया। भाई ना रेगुलर बैच में ऐसा करते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड। अरे लोग हमारे रिवीजन लेक्चर को देख के पास हो जाते हैं यार, रिवीजन इतना पसंद आता है। तो जब एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसके लिए मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूं, तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको सही सुविधा प्रोवाइड करूं। क्या मिलेगा सर इस बैच के अंदर? 80 से 100 घंटे के आपको इसमें मिलेंगे लेक्चर्स। कंसेप्ट बुक मिलेगी इसमें, यानी कि जिसपे सारे कंसेप्ट होंगे। मेरी बुलसाई प्रो मिलेगी, जिसको हम क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं प्यार से। इस पे सारे क्वेश्चन है, वही एमटीपी, आरटीपी, सजेस्टेड टेस्ट पेपर। और इसके अलावा जो आज तक आपको एमटीपी, आरटीपी, सजेस्टेड टेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा, एडिशनल क्वेश्चन भी डाले जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे ये वाले। और ये फेमस है, यूएसपी है मेरी। ग्रंथ बोलते हैं मेरे स्टूडेंट की, सर आपने ये दे दिया ना, बस इसके बाद और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। तो ये पीडीएफ में मिलेगी, कंसेप्ट बुक, बुलसाई प्रो, मास्टर चार्ट बुक, ये सारे आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे। ये जो मैंने रेड से टिक किया ये सब हार्ड कॉपी में, और ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। 80 से 100 घंटे का लेक्चर। इस पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, 20 प्रीमियम रिकॉर्डेड राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी आपको। प्रीमियम का मतलब यह है एकदम जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उनका प्रीमियम, यानी कि जो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस 20 प्रीमियम, मैंने ऐसे एकदम 20 टेक्निकल क्वेश्चन को मैंने पूरा लिख के बताया कि कैसे लिखना है। तो 20 प्रीमियम राइटिंग प्रैक्टिस के आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी इसमें मिलेंगे, जिसका हार्डली जब आप उसको रिकॉर्डिंग में देखने जाओगे तो 3 से 4 घंटे में आपको वो 20 हो जाएगा। बट वो 20 अलग लेक्चर है, अलग अलग क्वेश्चन के, अलग अलग सेक्शन के। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में मिलेगी। अब बात आती है कि सर क्या मुझे इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल करना चाहिए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मैंने एग्जाम ओरिएंटेड की डिटेल पहले नहीं बताई। मैंने आपको पहले पूरा फर्क बता दिया कि भाई देखो ये डिफरेंस है। क्या ये डिफरेंस आप अपने सेल्फ एफर्ट से कर पा रहे हो? बुक खोल के देख लो। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई सेल्फ एफर्ट जिंदाबाद है, उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं।
अगर लेकिन आपको डाउट आ रहा है कि नहीं यार यहां से मेरे को कुछ रूल समझ में नहीं आ रहे, प्रोसीजरल एस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा, ये जितने रीजन सर ने बताए हाँ बकायदा मेरे भी चेक बॉक्स में टिक हो रहे, यही सब मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो ये एनरोलमेंट आपके लिए है, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपके लिए, आपको करना चाहिए। आपको इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम है आप सेल्फ ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अरे हाँ यार सर ने ये बात बताई है, ये बात तो है, लेकिन मैं इसको ओवरकम कर सकता हूं, कोई बात नहीं, सेल्फ एफर्ट जिंदाबाद है। आपको सब्सटेंशियल लेवल पे मैंने आपके सामने फैक्ट सामने रख दिए, इन फैक्ट को देखो, समझो, एक दो दिन अपने लिए समय निकालो, देखो बुक में क्या डिफरेंस है, खुद से हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है ये बैच आपके लिए है। ऊपर जितनी समस्याएं आपको आपको दिख रही है उसका सॉल्यूशन इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको मिलेगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया मुझे। अगर आपको इसके अलावा कुछ क्वेरी है भाई साहब यहां पे कॉल कर लीजिएगा। 10:30 से 6:30 हमारा ऑफिस टाइमिंग है, संडे हम ऑफ रहते हैं। ये 2 नंबर है, चाहे व्हाट्सअप करो चाहे कॉल करो, मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब बात आती है इनरोल करना चाहिए क्या, ये मैंने आपको बता दिया। अब फैक्टर्स कि सर मान लो आपसे नहीं लेते सर, और आपसे भी लेते हैं या किसी और का हमको पसंद आता है सर, हमको लॉ का टीचर कोई और अच्छा लगता है या आप अच्छे लगते हो, किस फैक्टर्स को देख के आपको ये चूज करना चाहिए क्लास। भाई साहब एक बार धोखा खा गए हो, हवाबाजी में बिल्कुल जाना मत कि यार ये 15% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट दे रहा है, अरे भाई साहब ये तो फ्री में पढ़ा दे रहा है मेरे को, एक काम करता हूं फ्री वाला ले लेता हूं, मेरा दोस्त उधर जा रहा है, अरे मैंने सुना है वो फैकल्टी ना मशीन है, मशीन रैंक होल्डर प्रोड्यूस करता है, वो उसके पास मशीन है, यहां से स्टूडेंट डालता है वहां से एआईआर निकलता है। भाई साहब इन बहकावों में मत जाना, एक बार आपने सारी दिन दुनियादारी देख ली है। आपका कोई सीनियर होगा ना जो सीए इंटर में 24 में किसी से रेगुलर बैच लिया होगा, उससे पहले ठोक बजा के खोज के निकाल लेना भाई बता कौन कैसा पढ़ा रहा है, उसके बाद कम से कम उसके 3-4 लेक्चर देख लेना। जहां तुम्हारा मन बैठ रहा है ना कि यार ये टीचर मेरे को जम रहा है, इसकी बोली हुई बातें मेरे को पट रही है, संतुष्ट कर रही है, इस गुरु के पास जाके मेरे दिमाग के जितने प्रश्न हैं वो सब खत्म हो गए हैं, वही मेंटर आपके लिए बेस्ट मेंटर है। हो सकता है वो मैं रहूं, हो सकता है वो कोई और रहे, और हो सकता है वो कोई और तीसरा रहे, कोई भी सब्जेक्ट लेना हो। इन बातों को सुनिश्चित जरूर कर लेना कि ऑलरेडी जो लेटेस्ट उस बैच में सीनियर होगा उससे खरोद के निकाल लेना कैसा पढ़ाता है, क्या कमी और क्या अच्छाई है, फिर खुद देख के संतुष्ट होना। अपने दोस्तों के चलते, डिस्काउंट के चलते, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कि तो रैंक होल्डर प्रोड्यूस करने वाली मशीन है ये फैकल्टी, इसके पास चले जाता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। भाई साहब मैं बता दूं, कोई टीचर रैंक होल्डर प्रोड्यूस नहीं करता, टीचर सिर्फ टीच करता है, मार्गदर्शन देता है। पास होना, फेल होना, रैंक लाना अल्टीमेटली एक स्टूडेंट के ही हाथ में होता है, सीधी सी बात। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको आपको लगता है कि वो बहकावे में आके गलत डिसीजन ना ले ले, उसको सही डिसीजन के लिए प्रेरित करें। एनरोलमेंट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट की लिंक दी हुई है, इस प्रोडक्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हो। 22 जनवरी को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। दिस साइड सी एस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।